अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। ऐसे में कैंट पब्लिक स्कूल सिस्टम ने अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। आज 10th क्लास बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1A है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 10 का इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमें ये चीज़ बताई जा रही है कि किस तरीके से हमारी बॉडी में मौजूद सेल्स फूड से एटीपी जनरेट करते हैं। तो आप लोग 9th क्लास में इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं कि ये फूड से एटीपी जनरेट होती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है और फिर उससे एनर्जी हासिल की जाती है और फिर उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है एटीपी में और फिर वो पूरी बॉडी में यूज की जाती है। लेकिन आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि सेलुलर रेस्पिरेशन मोस्टली ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी और क्योंकि ये प्रोसेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी तो हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देंगे। इसके अलावा आपने दूसरी बात ये भी याद रखनी है कि हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस के नतीजे में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी नहीं बनती, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी हासिल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जबकि वाटर हमारी डिफरेंट प्रोसेसेस में भी इस्तेमाल होता है और अगर वो एक्स्ट्रा हो तो वो बॉडी से वेस्ट में भी चला जाता है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो हमें ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए चाहिए वो कहाँ से हासिल होगी। तो इसमें ये चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है कि ये ऑक्सीजन दरअसल जानदार इन्वायरमेंट से लेते हैं। अब इस इन्वायरमेंट से लेने के तरीके जो है वो हम आगे इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, जिसमें आपको गैसियस एक्सचेंज के मुतालिक पढ़ना होगा और ब्रीथिंग के मुतालिक भी आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपके पास गैसियस एक्सचेंज है। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर दाखिल करवाना और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर रिलीज करवाना, यह कहलाता है गैसियस एक्सचेंज। द टर्म ब्रीथिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू व्हिच एनिमल्स टेक एयर इन द बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट ऑफ द एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि अगर मैं ब्रीथिंग की बात करूं तो ब्रीथिंग एक ऐसा अमल है जिसके जरिए जानदार अपने अंदर हवा को खींचते हैं और उससे ऑक्सीजन हासिल करते हैं और फिर इसके बाद उस हवा को बाहर निकालते हैं ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बनी है वो बाहर निकल जाए। तो इस पूरे अमल को, यानी कि हवा को अंदर ले जाके ऑक्सीजन हासिल करना और फिर हवा को बाहर निकालना ताकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर चली जाए, ये प्रोसेस जो कहलाएगी ये कहलाएगी ब्रीथिंग। The breathing and respiration are not synonymous. Respiration involves the mechanical and the biochemical process, whereas breathing is only the mechanical or physical process of exchange of gases. तो यहाँ पे क्या चीज़ कंफ्यूज की जाती है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज़ है, जबकि ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ब्रीथिंग से मुराद हमारी बॉडी के सारे जितने भी पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनका फिजिकली काम करना है, यानी कि हमारे उसमें लंग्स इन्वॉल्व होंगे और भी डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो उसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन क्या कि वो फिजिकली काम करेंगे, कोई काम केमिकली नहीं होगा। लेकिन जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें रिएक्शंस होंगे, ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, हम ये 9th में स्टडी कर चुके हैं। ये रिएक्शंस होने के बाद जो है वो रेस्पिरेशन कंप्लीट होगी, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी, ये सारी प्रोसीजर्स जो है वो कैरी आउट होंगे, तब जो है वो रेस्पिरेशन कहलाएगी। रेस्पिरेशन फिजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीथिंग सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स में कोई स्पेशल ऑर्गन मौजूद नहीं है जिससे गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो, तो ऐसे में प्लांट का हर सेल अपने अपने तौर पर गैसियस एक्सचेंज को कैरी आउट करता है। ये गैसियस एक्सचेंज प्लांट में एक स्पेशल ओपनिंग के थ्रू होता है जिसे हमने स्टोमेटा का नाम दिया है। ये स्टोमेटा जब ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी में एंटर करती है और ऑक्सीजन जो है वो प्लांट की बॉडी से एग्जिट करती है। इसके अलावा जो सेल्स प्लांट बॉडी के अंदर वाली साइड पे मौजूद है, यानी इनर साइड पे मौजूद है, इनके लिए प्लांट्स के स्टेम्स में और लीव्स में एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं और ये एयर स्पेसेस के थ्रू जो है वो गैस का एक्सचेंज पॉसिबल होता है। आप यहाँ पे डायग्राम पे भी देख सकते हैं कि ये स्टोमेटा यहाँ पे ओपन है फिलहाल और इसमें स्टोमेटा के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन बाहर आएगी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें एंटर करेगी। इसके बाद आगे बताया जा रहा है कि लीफ सेल्स
मेजरली दो सिचुएशंस फेस करते हैं, एक सिचुएशन जो डे टाइम होती है और दूसरी सिचुएशन जो नाइट टाइम होती है। तो डे टाइम बताया जा रहा है कि प्लांट्स में दो प्रोसेसेस एट अ टाइम एक साथ हो रही होती है, एक फोटोसिंथेसिस और दूसरी सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में बनने वाली ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली जाती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि सेलुलर रेस्पिरेशन को कैरी आउट करने के लिए ऑक्सीजन की मौजूदगी जरूरी है। तो जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बन रही होगी वो सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाएगी, और जो एक्स्ट्रा होगी वो प्लांट्स उसको बाहर निकाल देंगे, जो कि हम बाद में सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बिल्कुल दूसरी साइड पे जो प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होगी साइड बाय साइड, उस सेलुलर रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होगी वो प्लांट्स इस्तेमाल कर लेंगे अपनी फोटोसिंथेसिस में। तो पूरी समरी इसकी ये होगी, जो डे टाइम की सिचुएशन है वो ये होगी कि फोटोसिंथेसिस में बनने वाली ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाएगी, और सेलुलर रेस्पिरेशन में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाएगी। जबकि अगर नाइट टाइम की बात करें, व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, रात पे क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होगी, द लीफ सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, तो ऐसे में लीफ जो है वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं रात टाइम पे एनवायरनमेंट से, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं होता। अब यहां पे बात आती है ऐसे पौधों की जिन पे पत्ते कम हैं या पत्ते नहीं हैं, या वो वुडी स्टेम्स वाले हैं, यानी उनकी जो उन पे लकड़ी है, तो वो किस तरीके से एक्सचेंज करते हैं। इन वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट द एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय अ बार्क, एक मोटी लकड़ी, एक मोटी छाल से जो है वो वुडी स्टेम्स कवर हुए होते हैं। तो ऐसे टाइम पे गैसेस और वाटर जो है वो पास नहीं कर पाते, और स्ट्रोमेटा भी उधर ज्यादा मौजूद नहीं होते या बिल्कुल ही नहीं होते, और एज अ रिजल्ट गैसेस एक्सचेंज नहीं होती जो वुडी स्टेम्स होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे एक स्पेशल पोर्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे से सुराख मौजूद होते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं लेंटिसल्स का। ये लेंटिसल्स दरअसल एयर को पास करने में हेल्प करते हैं, और जब एयर पास होगी तो डेफिनेटली गैसियस एक्सचेंज भी पॉसिबल हो जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका ये भी है कि जो रूट्स है, रूट्स में जो इर्द गिर्द सॉइल मौजूद है, उसमें से भी रूट्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज कर जाती है, या जो गैस रिक्वायर्ड है वो डिफ्यूज कर जाती है, रूट्स के अंदर चली जाती है, और फिर रूट्स के थ्रू ट्रैवल करके रिक्वायर्ड एरिया में चली जाती है। जबकि इक्वेटिक प्लांट्स के मुतालिक यहाँ बताया जा रहा है कि इक्वेटिक प्लांट्स ऑक्सीजन हासिल करते हैं, जो पानी में डिसॉल्व हुई हुई ऑक्सीजन होती है वो उसको पानी को जज्ब करते हैं, और पानी के साथ ही ऑक्सीजन भी जज्ब कर ली जाती है। आगे हमारे पास ये प्रैक्टिकल वर्क है, इंशाल्लाह जब आप लोग स्कूल्स में आएंगे तो लैब वर्क होगा, और हम इस प्रैक्टिकल को लैब में इंशाल्लाह जरूर परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। जैसा कि हम इस सिस्टम से, इस टॉपिक से काफ़ी फेमिलियर है ऑलरेडी, हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस के मुतालिक काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर लिया है, तो आपको ये चीज़ मालूम होगी कि जो गैसियस एक्सचेंज ह्यूमंस में होता है ये एक प्रॉपर पाथवे के थ्रू होता है, एक पूरा पैसेज भी होता है, इसमें बहुत सारे हमारी बॉडी के पार्ट्स और ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके ये गैसियस एक्सचेंज होता है। और हमने आज के ही लेक्चर में ये चीज़ स्टडी की है कि ब्रीथिंग जो है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, यानी हमारे जितने भी पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे वो मैकेनिकली वर्क करेंगे, फिजिकली वर्क करेंगे। तो ये एक पूरा पैसेज वे है, इस एयर पैसेज वे को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले द एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ पार्ट through which the outside air comes in the lungs, and after the exchange of gas it goes out. The passage of air consists of the following parts. तो एयर पैसेज वे में क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व है, हमारी ऑक्सीजन यानी सांस को अंदर खींचने में जो पार्ट शामिल होंगे वहां से लेके हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा बाहर निकालने तक जितने पार्ट्स भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे वो सारा एयर पैसेज वे कहलाएगा। इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है आप सबसे पहले डायग्राम के थ्रू इसको देख लीजिएगा, फिर इसको रीड भी करते हैं। सबसे पहले हमारे नोस्ट्रल्स यानी हमारे नथने, जिसके थ्रू एंटर करेगी नजाल कैविटी में एयर जाएगी, नजाल कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से गुजरते हुए लैरिंग्स में एंटर करेगी जो कि वॉइस बॉक्स में हेल्प करेगा। उसके बाद हमारे ट्रैकिया यानी हमारे विंड पाइप में वो एयर एंटर करेगी, और विंड पाइप से डिवाइड होके सबसे पहले ब्रोंकाई में, और फिर ब्रोंकाई से छोटी छोटी ट्यूब्स ब्रोंक्यूल्स में, और ये ब्रोंक्यूल से ट्रैवल करेगी एल्वियोलर डक्ट में, और फिर एल्वियोलर डक्ट से ट्रैवल करके एल्वोलाई में। यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा, और इसके बाद दोबारा ये पैसेजवे उल्टा चलेगा, और बाय द सेक ऑफ माउथ एंड बाय द सेक ऑफ नोस्ट्रिल्स दोबारा से जो है वो हमारी
जो गैस है या एयर है वो हमारी बॉडी से बाहर चली जाएगी। आइए अब इसको रीड करते हैं। द नोज इनक्लोजेस द नजाल कैविटी, इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड द नोस्ट्रिल्स। द नजाल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस बाय अ वॉल व्हिच ईच पोर्शन इज लाइंड बाय फाइन हेयर एंड म्यूकस व्हिच फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर। द म्यूकस आल्सो मॉइस्चर्स एंड वार्म्स द इनकमिंग एयर एंड कीप्स इट्स टेंपरेचर नियरली इक्वल टू द बॉडी। तो सबसे पहले एयर जो है वो नोस्ट्रिल्स के थ्रू यानी हमारे नथनों के थ्रू एंटर होती हुई हमारी नजाल कैविटी में एंटर करेगी, यानी ये जो नाक में हमारी कैविटी है, जो स्पेस है, इसमें एंटर करेगी। फिर बताया जा रहा है कि हमारी नजाल कैविटी जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है, यानी आप अपनी नोज बोन को चेक कर सकते हैं, वो हमारी नजाल कैविटी को दो हिस्सों में तकसीम कर रही है, डिवाइड कर रही है। ये इन दोनों नथनों के थ्रू एंटर होगी और फाइनली इसमें जो फाइन हेयर्स हैं हमारी नाक में मौजूद, ये हेल्प करेंगे कि किसी डस्ट पार्टिकल को, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी इंसेक्ट को एंटर ना होने दें और वो ये जो नोज हेयर्स हैं ये इनको ट्रैप कर लेंगे। जबकि जो मौजूद इसमें म्यूकस है, ये म्यूकस इसमें एयर को, टेम्परेचर को मेंटेन करेगा और हमारी बॉडी के तकरीबन इक्वल करके हमारी बॉडी में एंटर करवाएगा। इसके बाद हमारे पास ये नजाल कैविटी से गुजरती हुई एयर हमारे फेरिंग्स में एंटर करती है। अब आपने हमेशा ये याद रखना है कि जो हमारी नजाल कैविटी जहां से स्टार्ट हो रही है आउटसाइड द बॉडी, हम उसको एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स कहेंगे, और जब हमारी बॉडी के इंटरनल वाली साइड पे अंदर जब ये हमारी बॉडी के पाइप नजाल कैविटी खत्म होगी तो ये कैविटी के लास्ट पे भी दो ओपनिंग्स होंगी जिसे हम इंटरनल नोस्ट्रिल्स का नाम देंगे। इंटरनल नोस्ट्रिल्स से गुजरते हुए ये एयर जो है वो फेरिंग्स में एंटर करेगी। फेरिंग्स इज अ मस्कुलर पैसेज एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। ये एक ऐसा पैसेज है जहां से हम जब मुंह से खाना खाएंगे तो भी ये रास्ते में आएगा फूड के नीचे जाते हुए, और जब हम एयर को अपनी बॉडी में एंटर करवाएंगे तो भी ये एरिया जो है वो कॉमन दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, एयर के लिए भी और फूड के लिए भी। इट एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ द ईसोफिगस एंड द लैरिंग्स, और ये एरिया दोनों के लिए कॉमन है, यानी ये एरिया ईसोफिगस पे भी जाएगा और लैरिंग्स पे भी जाएगा। तो जो फूड हमने खाया है खाने मुंह के थ्रू वो ईसोफिगस यानी हमारी फूड पाइप में एंटर कर जाएगा, जबकि जो हमारा फेरिंग्स है उसके थ्रू ट्रैवल करती हुई एयर जो है वो हमारे लैरिंग्स में एंटर करेगी। द एयर ग्लोज फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू द लैरिंग्स। आपको मैंने जैसे बताया कि हमारी फेरिंग्स से गैस एंटर करेगी लैरिंग्स में। वी नो दैट ग्लोटिस इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स व्हिच लीड्स इनटू लैरिंग्स। तो एक स्पेशल ओपनिंग है बिल्कुल लास्ट में फेरिंग्स के, जिसको बिल्कुल फ्लोर वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे एक ओपनिंग है जिसे हमने ग्लोटस का नाम दिया है। ये जो एयर हमारी एंटर हुई है वो गुजरते हुए ग्लोटस से गुजरते हुए लैरिंग्स में एंटर करेगी। द लैरिंग्स इज अ बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज। ये एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर है जो जिसमें बहुत सारी कार्टिलेज, बहुत सारी एक फाइबर टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेच हुआ है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। इट इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। हम लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स का भी नाम देते हैं। टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड, मैंने आपको बताया जैसे ये स्ट्रेच होने वाले धागे जैसा, बैंड जैसा जो है वो एक स्ट्रक्चर है, इसमें मौजूद होता है। कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स, जिसे हम वोकल कॉर्ड्स का नाम देते हैं, आर स्ट्रेच अक्रॉस द लैरिंग्स, और ये लैरिंग्स में वॉइस बॉक्स मौजूद होगा। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन द एयर पासिस थ्रू देम, और जब हवा गुजरती है, एयर जो हमने एंटर हमारी बॉडी में हुई हुई है वो जब गले में से यानी लैरिंग्स में से वॉइस बॉक्स में से गुजरती है तो इन वोकल कॉर्ड्स यानी स्ट्रेच हुए हुए बैंड्स को वाइब्रेट करती है। वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट व्हेन द एयर पासिस थ्रू देम, दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। और मैंने आपको बताया कि वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगी और इस साउंड को हम इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद अपने दांतों, जुबान और होंठों की मदद से लफ्जों में तकसीम करके अपनी बात बयान करते हैं। लैरिंग्स कंटिन्यूज टू द ट्रैकिया व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप, और फिर लैरिंग्स जो है वो ट्रैकिया तक जो है वो जारी रहता है और फिर ट्रैकिया में एयर एंटर कर जाती है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप का भी नाम देते हैं। एक 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है बिल्कुल ओइसोफिगस के फ्रंट वाली साइड पे, यानी ये दो पाइप्स साथ साथ चल रहे हैं, एक विंड पाइप यानी ट्रैकिया, एक फूड पाइप यानी ईसोफिगस। इसके इर्द गिर्द हमारे पास सी शेप के जो है वो स्ट्रक्चर्स, रिंग्स मौजूद होते हैं जो कि इस ट्रैकिया को कोलैप्स करने से यानी इकट्ठा हो जाने से, बंद हो जाने से बचाते हैं।
आप कभी अगर अपने गले पे भी हाथ रख के महसूस करेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पे कोई सर्कुलर रिंग्स मौजूद हैं। दरअसल ये सी शेप कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जो कि हमारे ट्रैकिया को कोलैप्स करने से, बंद होने से बचाते हैं। और ये कब बचाएंगे? जब ट्रैकिया में बिल्कुल एयर मौजूद नहीं होगी, और एज अ रिजल्ट जो है वो ये हेल्पफुल होंगे ताकि हमारा ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स ना करे, बिल्कुल बंद ना हो जाए, जुड़ ना जाए। इसके बाद ये ट्रैकिया से विंड पाइप, विंड एयर जो है वो ट्रैवल करती हुई हमारी दो बड़ी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है जो कि कहलाती हैं ब्रोंकाई। Bronchi also have cartilaginous plate in their walls. Each bronchus enter into lung outward side and then divide into smaller branches. और अब यहाँ से ब्रोंकाई के बिल्कुल मिड से जो है वो हमारे लंग्स स्टार्ट हो जाएंगे, और ब्रोंकाई जैसे ही लंग्स में एंटर होती है तो मजीद छोटी 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 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसे हमने ब्रोंकियोल्स का नाम दिया है। और आपने यही याद रखना है कि अब जो सी शेप स्ट्रक्चर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएंगे, और ब्रोंकियोल्स पे किसी भी किस्म का सी शेप स्ट्रक्चर या रिंग मौजूद नहीं होगा, और ये आगे कंटिन्यू करेगी, एल्वियोलर डक्ट में एंटर कर जाएगी एयर ब्रोंकियोल से गुजरते हुए। एल्वियोलर डक्ट एक स्पेशल स्ट्रक्चर की ओपनिंग है। डक्ट मतलब नाली, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर की ओपनिंग है जिसे हम जो कि एक अंगूर के गुच्छे नुमा जैसी नजर आती है। इसमें जो है वो एयर एंटर करती है। ये एल्वोलाई जो है वो हमारे पास एक, इसके इर्द गिर्द बहुत सारी कैपिलरीज मौजूद होती हैं, और इन कैपिलरीज के थ्रू जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल होता है। द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द लंग एंड ब्रांचेस इनटू आर्टेरियल एंड देन इनटू कैपिलरीज व्हाइल सराउंडेड द एल्वोलाई। यानी ये जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है वो एंटर करती है लंग्स में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता लंग्स से कन्वर्ट हो जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन को एक्सचेंज करती है एल्वोलाई के इर्द गिर्द मौजूद रह के। These then join together to form the venules which form pulmonary vein. The pulmonary vein carries the oxygenated blood back to heart. और फिर एज अ रिजल्ट वो ऑक्सीजन जो हमारे मौजूद हो गई है एल्वोलाई में वो कैपिलरीज में आ जाएगी, और फिर वो कैपिलरीज ज्वाइन होकर दोबारा वेन से कंबाइन करेंगी, और वेन जो है वो फिर उस ऑक्सीजन को जो हासिल हुई है उसको लेके हमारे हार्ट के पास ऑक्सीजन लेके चली जाएंगी ब्लड में। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक दफ़ा एल्वोलाई की जो है वो डायग्राम भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये एल्वोलाई दरअसल है किस तरह की। ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है ये हमारे हर ब्रोंकियोल के लास्ट में, आपको यहाँ पे लंग्स में छोटी छोटी ब्रांचेस नजर आ रही होंगी, ये ब्रोंकियोल्स हैं, और इसके हर एंड पे हमारे पास एल्वोलर डक्ट होगा, और एल्वोलर डक्ट के एंड पे एल्वोलाई मौजूद होगी, जिसमें हमारी दरअसल एक्चुअल हमारा गैसियस एक्सचेंज इस एल्वोलाई में होता है, जिसके इर्द गिर्द आपको एक साइड पे कैपिलरीज का पोर्शन भी दिखा रहे हैं। सारा पोर्शन क्योंकि अगर दिखाते तो फिर एल्वोलाई नजर ना आती, इसलिए थोड़े पोर्शन पे कैपिलरीज नजर आ रही हैं। इसमें गैसेस जो है वो डिफ्यूज करेंगी, जो इसमें मौजूद कैपिलरीज में जो ब्लड होगा उसमें जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो एल्वोलाई में आ जाएगी, और जो एल्वोलाई में मौजूद ऑक्सीजन होगी वो कैपिलरीज में चली जाएगी। ऑक्सीजन कैपिलरीज के थ्रू हार्ट तक ट्रेवल करेंगी, वही वेन्स के थ्रू, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है वो अपना पैसेज दोबारा से फॉलो करेगी उल्टा, जो अभी हमने ऊपर से नीचे तक का पढ़ा वो नीचे से ऊपर तक जाएगी, और हमारे नोस्ट्रिल्स और हमारे माउथ के थ्रू हमारी जो गैसेज हैं या जो एयर है वो बाहर आ जाएगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आप इस टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कीजिए। इसके अलावा आपकी मार्किंग जो है वो PDF फॉर्म में आपको लेक्चर के साथ सेंड कर दी जाएगी। इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अल्लाह आपका